अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर आपके साथ डिस्कस किया था उसमें हमने अकाउंटिंग फॉर एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, लेकिन इसमें जो कंटेंट हम कवर करने जा रहे हैं वो है जी कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल फंड, मीनिंग ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, सिंगल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, डिफरेंशिएशन बिटवीन सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री बुक कीपिंग, कैपिटल एंड प्रॉफिट डिटर्मिनेशन अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो बेसिकली आज हमारे जो मकसद है वो सिंगल एंट्री जो अकाउंटिंग सिस्टम है इसको समझना है हमने। सबसे पहले है कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल फंड। अब ये कैपिटल फंड जो है हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में देखेंगे, ठीक है जी क्लास। अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कीप्स प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. इट एम्स टू प्रोवाइड अ सिंपल एंड कन्वीनियंट कैलकुलेशन ऑफ आइटम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड फाइंडिंग द करेक्ट पोजीशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट लेक्चर में भी हमारी यही डिस्कशन थी जिसमें उन्होंने आपको बताया था कि रिसीट एंड पेमेंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट, ठीक है, ये सारी चीजें हमने बनाई थी उसमें और आपको बनाने का तरीका भी बताया था। अब इसमें भी वो ये कह रहे हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की भी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट होती हैं, ये भी मेंटेन करते हैं, लेकिन इसमें जो होती हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये बड़ी आसानी के साथ और कन्वीनियंट कैलकुलेशन होती है इनके आइटम्स की। और यहाँ आपने पर्टिकुलरली देखना होता है कि एसेट और लायबिलिटीज जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन को उनको सही पोजीशन पे कैसे फाइंड आउट करना है और कैसे उसको रिकॉर्ड करना है। कैपिटल फंड एंड स्पेशल फंड, बेसिकली इसमें हम देखते हैं कि ये क्या होते हैं जी। फॉलोइंग आर द कांसेप्ट ऑफ सम फंड्स व्हिच ऑर्गेनाइजेशन जनरली मेंटेन: कैपिटल फंड, स्पेशल फंड, डोनेशंस, एंट्रेंस फी और एडमिशन फी, सब्सक्रिप्शंस। जो सबसे पहले है जी कैपिटल फंड। कैपिटल फंड इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, द कैपिटल फंड आर accumulated along with capital receipts and receipt that are capitalized by further increasing the surplus or decrease by its deficit during the year. तो अब ये कैपिटल फंड जो है ये एक्यूमुलेट हम कर देते हैं, इसको साथ मिला देते हैं कैपिटल रिसीट्स के, ठीक है। रिसीट्स बेसिकली क्या होती है, इनफ्लोस को कहते हैं, ठीक है। अब ये जो रिसीट अगर ज्यादा होंगी तो सरप्लस होगा और अगर कम होनी शुरू हो जाएंगी तो फिर डेफिसिट हो जाएगा उस ईयर में। एट द बिगनिंग ऑफ अ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन देयर इज नो फॉर्मल कैपिटल फंड। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में कोई फॉर्मल कैपिटल फंड नहीं होता बिगनिंग में। थस इट इफ इट अर्न्स एनी सरप्लस ड्यूरिंग द ईयर कॉन्स्टिट्यूट द कैपिटल फंड एट द एंड ऑफ द ईयर। लेकिन अगर इनको इनफ्लोज ज्यादा हो जाते हैं, सरप्लस में हो जाते हैं, या इनका जो भी इनका ऑपरेशंस हैं जिससे ये अपना जो है बिजनेस के ऑपरेशंस को यूज करते हुए अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो सरप्लस अर्न कर लेते हैं तो उसको हम कॉन्स्टिट्यूट कर देते हैं कैपिटल फंड के साथ एट द एंड ऑफ द ईयर। द बैलेंस शीट ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज सिमिलर, ठीक है। नॉन प्रॉफिट की भी और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की भी सिमिलर बैलेंस शीट होती है, बट द एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर रिकॉर्डेड ऑन द राइट साइड एंड लायबिलिटीज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अब यही डिफरेंस है कि जो जितनी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स हैं वो आप रिकॉर्ड करेंगे राइट हैंड साइड पे और जितनी भी आपकी लायबिलिटीज होंगी उनको आप लेफ्ट हैंड साइड पे शो करेंगे। Non-profit organization don't use the word capital, they use the term general fund or accumulated fund. Therefore, instead of capital, general fund or accumulated fund appear on the balance sheet. तो ये लोग capital fund को यूज नहीं करते, ये general fund और accumulated fund के नाम से balance sheet के अंदर रिकॉर्डिंग की जाती है। अब है जी स्पेशल फंड। एनपीओ जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आल्सो क्रिएट अ स्पेशल फंड सच एज प्राइज फंड और मैच फंड। द पर्पस ऑफ दिस फंड इज टू मीट द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द पर्पस फॉर विच इट इज क्रिएटेड। तो स्पेशल फंड ये लोग जो हैं ये क्रिएट कर रहे होते हैं, जिस तरह के प्राइज फंड इन्होंने खुद ही बताया, मैच फंड हो गए। अब इसमें क्या होता है, ये पर्टिकुलर पर्पस के लिए आप जनरेट करते हैं और बेसिक मकसद क्या है कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो मीट किए जा सकें। Therefore, the income derived from the amount which is invested from this fund accrue to the fund alone and not the income and expenditure account. अब जितनी भी इनकम जो है वो डिराइव होगी इस अमाउंट से वो आप इन्वेस्ट करेंगे इन फंड्स के अंदर, ठीक है। अब इसको आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में राइट डाउन नहीं करना, इसको सेपरेटली आप डील करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ ट्रस्ट हैज अ प्राइस फंड, इट मे यूज इट फॉर सम स्पेसिफिक एक्सपेंस और फॉर एक्वायरिंग एन एसेट। अब उसने कहा कि कोई ट्रस्ट है, इसका जो है वो प्राइस फंड था और इन्होंने इसको यूज किया किसी स्पेसिफिक एक्सपेंस को मीट करने के लिए और एक्वायर किए कोई एसेट्स। इफ इट ड्राइव्स एनी इनकम आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम दिस फंड और इफ एनी प्रॉफिट और लॉस अगर ड्यू टू द सेल ऑफ सच इन्वेस्टमेंट देन ट्रांसफर सच इनकम और प्रॉफिट और लॉस टू दिस स्पेसिफिक फंड। अब ये जो आपने एसेट एक्वायर किया, इससे अगर आपको कोई प्रॉफिट हो जाता है या लॉस हो जाता है इसकी सेलिंग के ऊपर, इस किस्म की इन्वेस्टमेंट पे, तो ये जो आपका लॉस या प्रॉफिट होगा इसको ट्रांसफर किया जाएगा इनकम और प्रॉफिट और लॉस में, ठीक है, टू दिस स्पेसिफिक फंड।
अब है जी डोनेशंस। तो बेसिकली डोनेशंस क्या है? डोनेशन रिसीव फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस शुड बी क्रेडिटेड टू द स्पेशल फंड। फॉर एग्जांपल क्रेडिट द डोनेशन फॉर बिल्डिंग टू बिल्डिंग फंड अकाउंट। ठीक है, तो अगर कोई डोनेशन दे देता है कि जी आप अपनी बिल्डिंग को मेंटेन करने एनपीओस के अंदर, तो वो जो अकाउंट अमाउंट होगी वो सारी की सारी डोनेशन की वो बिल्डिंग फंड अकाउंट में चली जाएगी। For other donation received by the firm should be adjusted as per the laws or rule of the concern followed। और दूसरे जो डोनेशंस होंगे जो कि फर्म रिसीव कर रही होगी उसको वो एडजस्ट करेंगे जो भी उनकी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे उसके मुताबिक। If there is no such rule made by the firm, donation received of non-recurring nature will be credited to the capital fund. Also recurring donation received will be credited to the income or एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इन्होंने लिखा है कि फॉर्म के लिए कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, डोनेशन रिसीव होंगे। नॉन रेकरिंग नेचर का मतलब होता है कि जो फ्यूचर में आपको मिलेंगे नहीं। ठीक है, वन टाइम आपको किसी ने डोनेशन दे दी उसके बाद नहीं दिया। ठीक है, तो इस तरह के जो डोनेशन होंगे वो आप क्रेडिट करेंगे कैपिटल फंड में। और अगर रेकरिंग नेचर के हैं कि जो हर महीने हर 15 दिन बाद या हफ्ते बाद आपको डोनेशन दिए जा रहे हैं उनको फिर आप क्रेडिट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। डेबिट द डोनेशन डेट द कंसर्न पेज टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फिर आपने डेबिट करना होगा डोनेशन को जो भी पर्टिकुलर कंसर्न होगा। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स में। लेगेसी रिसीव जो है डायरेक्टली एड इट टू द कैपिटल फंड आफ्टर डिडक्शन ऑफ द अप्रोप्रिएट टैक्स इफ एनी। इट इज लाइक रिसीविंग डोनेशन अकॉर्डिंग टू द विल मेड बाय अ डिसीज्ड पर्सन। तो लीगेसी रिसीव जो है जिस तरह हम कोई पर्सन जो है वो विल अपनी दे देता है कि मैं मेरे मरने के बाद ये जो मेरी प्रॉपर्टी है या मेरा जितना भी फंड है मेरा जितना भी कैपिटल है वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को आप दे दें। ठीक है, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? लेगेसी रिसीव्ड। ये जो डोनेशन जो है दिया जाएगा किसी भी पर्टिकुलर कंपनी को। एंट्रेंस फी और एडमिशन फी द ऑर्गेनाइजेशन शैल फॉलो द रूल्स और बाय लॉज रिगार्डिंग दिस। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को रूल्स एंड लॉज के मुताबिक फॉलो करना पड़ेगा। अब यहाँ क्या होगा जी? इन द एब्सेंस ऑफ सच रूल एट द एडमिशन और एंट्रेंस फी दैट द मेंबर पे ओनली वंस फॉर एक्वायरिंग अ मेंबरशिप टू द कैपिटल फंड। अच्छा, अब यहाँ क्योंकि कोई रूल एंड रेगुलेशन की अगर एब्सेंस है, अगर ये मौजूद नहीं है, कोई आपने रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनाए, तो फिर एडमिशन और एंट्रेंस फी जो है वो आप ऐड करते जाएंगे। ठीक है, और ये जो होगी आपकी एडमिशन फी या एंट्रेंस फी ये आपकी होगी मेंबरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आप इसको पे करेंगे और मेंबरशिप एक्वायर कर लेंगे और ये जो अमाउंट है वो कैपिटल फंड में आपको डालनी पड़ेगी। If such fees are of small amount covering the expense of admission only, we may credit the fee to income and expenditure account. अब अगर ये फी जो है स्मॉल अमाउंट में है तो फिर ये एडमिशन की जितने भी एक्सपेंस उसको कवर कर लेगी, उसको हम क्रेडिट करेंगे इस फी को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स में। सब्सक्रिप्शन है जी। एनुअल सब्सक्रिप्शन आर क्रेडिटेड टू दी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉलोइंग एक्रूअल बेसिस। ठीक है, एनुअल सब्सक्रिप्शन क्या है? जिस तरह हम कोई सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं किसी भी, जिस तरह न्यूज़पेपर की ले ली। ठीक है, तो एनुअल सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको क्रेडिट करनी पड़ेगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में और एक्रूअल बेसिस के ऊपर आप कर रहे होंगे। वी नीड टू क्रेडिट लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन टू अ सेपरेट अकाउंट डिस्क्लोजिंग इट एज अ लायबिलिटी। और अगर लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन आपने लिया तो वो फिर अलग से आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा और वो एज अ लायबिलिटी आप शो करेंगे। एनुअल सब्सक्रिप्शन अपोर्शनड आउट ऑफ दैट इज क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड डिडक्टेड फ्रॉम दी लायबिलिटी। अब जितनी भी एनुअल सब्सक्रिप्शंस होंगी उनको आपने अपोर्शनड करना होगा और उसको क्रेडिट करना होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में और डिडक्ट करना होगा लायबिलिटीज में से। आल्सो वी नीड टू कैरी फॉरवर्ड द बैलेंस लाइंग इन द अकाउंट इज अंटिल द कंट्रीब्यूशन बाय अ मेंबर फुली एग्जॉस्ट। अब इसको इस बैलेंस को हम कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। इफ एनी मेंबर डाइज बिफोर हैंड the organization transferred the balance of his life membership contribution to the capital fund or general fund। और अगर आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का जो मेंबर है जिन्होंने मेंबरशिप ली हुई है, अगर वो अल्लाह रहम करे फौत हो जाते हैं तो उनके जो लाइफ मेंबरशिप की जो कंट्रीब्यूशन होगी वो उसी ऑर्गेनाइजेशन के कैपिटल फंड या जनरल फंड में ट्रांसफर कर दी जाएगी। मीनिंग ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिंगल एंट्री। बेसिकली अब हमने यहाँ देखना है कि सिंगल एंट्री जो है इसका मतलब क्या है। द रिकॉर्ड मेंटेन्ड अकॉर्डिंग टू द सिंगल एंट्री सिस्टम आर नॉन एज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। ठीक है, जो रिकॉर्ड हम करेंगे ट्रांजैक्शन का सिंगल एंट्री सिस्टम के मुताबिक उनको हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कहते हैं। यूजुअली स्मॉल फर्म लाइक ग्रोसरी, जनरल स्टोर, फूड ज्वाइंट्स ईटीसी कीप देयर बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। तो ये सारी जो आपके बिजनेसेस हैं ये सिंगल एंट्री सिस्टम को यूज करते हैं। इन द डबल एंट्री सिस्टम वी कीप द बुक्स ऑन द बेसिस ऑफ डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। एवरी डेबिट हैज अ रिस्पेक्टिव क्रेडिट। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हर ट्रांजैक्शन का डुअल एस्पेक्ट होगा। जो ट्रांजैक्शन आपकी एक दफा डेबिट
डेबिट हो रही है वही ट्रांजैक्शन आपकी दूसरी दफा क्या होगी, क्रेडिट हो रही होगी. द फर्म दैट डोंट कीप देयर अकाउंटिंग बुक्स एज पर दिस सिस्टम फॉलो द सिंगल एंट्री सिस्टम. अंडर द सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ फर्म मेंटेन ओनली कैश अकाउंट एट द अकाउंट ऑफ द डेटर एंड क्रेडिटर प्रॉपर्ली. अब आपने ये ध्यान में रखना है कि सिंगल एंट्री सिस्टम में सिर्फ कैश अकाउंट को मेंटेन किया जाता है और डेटर के अकाउंट को और क्रेडिटर के अकाउंट को. ठीक है जी, बाकी अकाउंट्स को मेंटेन नहीं कर रहे. It doesn't maintain the account of expense, income, assets and liability properly. अब खुद ही उसने बता दिया expense, income, asset, liability को हमने maintain नहीं करना under single entry system. Hence, as the information provided by this record is incomplete, they are known as incomplete records. Reason for incompleteness: the proprietor may keep the accounting record on the basis of single entry due to the following reason. तो sole proprietor का अगर business है तो उसके अंदर आप single entry system के through ही चीजों को record कर रहे होंगे. अब उसके reasons वो बता रहे हैं कि क्यों कर रहे हैं. He has no knowledge or lack of knowledge about the accounting principle and concept. अगर आपके पास knowledge नहीं है accounting की तो फिर आप single entry system को use करेंगे. Double entry system is comparatively an expensive way of maintaining the financial accounts. The accountant may charge a handsome amount as fee. अगर आप डबल एंट्री सिस्टम आप यूज करते हैं तो फिर आपको स्पेसिफिक जो है अकाउंटिंग के रेलिवेंट जो प्रोफेशंस हैं या जो लोग हैं अकाउंटेंट्स वगैरह उनको आपको हायर करना पड़ेगा और उनको आपको फी देनी पड़ेगी. जो भी वो चार्ज करेंगे उनकी जो पे होगी. मेंटेनिंग इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कंज्यूम लेस टाइम. अब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के ऊपर आपका टाइम कम लगता है जबकि डबल एंट्री सिस्टम थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है. इट इज मोर कन्वीनियंट टू मेंटेन रिकॉर्ड एज पर द सिंगल एंट्री सिस्टम. अब ये ज्यादा आसान है कि आप रिकॉर्ड मेंटेन कर सकें अकॉर्डिंग टू दी सिंगल एंट्री सिस्टम क्योंकि डुअल एस्पेक्ट नहीं है इसके. एक चीज आपको आराम से ही या तो उसको डेबिट कर देंगे या उसे क्रेडिट कर देंगे ट्रांजेक्शन को. लिमिटेशन ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स क्या है? तो मेंटेनिंग इनकम्प्लीट रिकॉर्ड इज इजियर बट इट इज नॉट अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स. इट्स लिमिटेशन आर एज फॉलोज. ठीक है, हालांकि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड जो है उनको मेंटेन करना आसान है लेकिन फिर भी सिस्टमैटिक मेथड जो है इसका कोई नहीं है मेंटेनिंग रिकॉर्ड का. इस वजह से इसकी कुछ लिमिटेशन है. यहाँ ना तो आप ट्रायल बैलेंस बना सकेंगे और लिहाजा ना ही आप एक्यूरेसी चेक कर सकेंगे अपने अकाउंट्स की क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम आप यूज ही नहीं कर रहे हैं. ठीक है, इसी तरह आप आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक्यूरेट फाइनेंशियल रिजल्ट्स नहीं बता सकेगी अपने जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक्ड है लोग. इन्वेस्टिगेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी एंड लिक्विडिटी, ये तीनों चीजें डिफिकल्ट है यहाँ एग्जामिन करना और इन्वेस्टिगेट करना. आउटसाइडर और बैंक जो है वो आपको पैसा उधार नहीं देंगे. ठीक है, और आप अपना बिजनेस जो है एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे. In case of loss by fire or theft, claiming the insurance amount causes great difficulty due to incomplete records and missing information. क्योंकि आपने डाटा रिकॉर्ड नहीं किया हुआ. ठीक है, तो अगर कोई लॉस हो जाता है इन केस ऑफ फायर और थेफ्ट तो फिर आप क्लेम करना आपके लिए जरा मुश्किल हो जाएगा इंश्योरेंस की अमाउंट को. Also convincing the income tax authorities about the computed income is difficult. ठीक है, इनकम टैक्स अथॉरिटी से उनको कन्विंस करना रिगार्डिंग दी इनकम वो डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि प्रॉपर अकाउंट्स ही नहीं है आपके पास. अच्छा जी, अब है जी सिंगल एंट्री सिस्टम. इसको देखते हैं. सिंगल एंट्री सिस्टम रिकॉर्ड अ ट्रांजैक्शन विद अ सिंगल एंट्री एंड ओनली मेंटेन वन साइड ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन. इट इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इज लेस पॉपुलर देन द डबल एंट्री सिस्टम एंड इज मेनली यूज्ड फॉर द एंट्री रिकॉर्डेड इन द इनकम स्टेटमेंट. तो अब इसमें इसने दो तीन चीजें बता दी. एक तो ट्रांजैक्शन की सिर्फ एक साइड आपने रिकॉर्ड करनी है. बहुत पुराना ये मेथड है रिकॉर्डिंग करने का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, लेकिन डबल एंट्री सिस्टम से कम पॉपुलर है. ठीक है, इसके अंदर आप जितनी भी एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे वो इनकम स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे. सिंगल एंट्री सिस्टम इज मेनली यूज इन द मैनुअल प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग. ठीक है, एंड बाय स्मॉल फर्म्स. छोटी फर्म्स यूज करेंगे और मैनुअली होगा, कंप्यूटराइज नहीं होगा और यहाँ फाइनेंशियल कैपेबिलिटी और रिसोर्सेज जो है वो भी नहीं होंगे. ठीक है, और यहाँ क्यों नहीं होंगे क्योंकि यहाँ फुल फ्लैश जो है अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो यूज ही नहीं हो रहा. मेनली ऑल द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम यूज डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम. अब ये किसने एग्जाम्पल फॉर्मेट दिया आपको सिंगल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग बुक का. अब आपके सामने यहाँ डेट है, पर्टिकुलर्स हैं, रेवेन्यूज, एक्सपेंस, इन्वेंट्री और पे रूल्स. ठीक है, इसी पर बेस आपका कर रहा होगा सारा अकाउंटिंग का डाटा. अब यहाँ उसने वेजेस लिख दी हैं, यूटिलिटीज हैं, डिपॉजिट हैं, गुड्स है, फिर एंडिंग बैलेंस उसने बता दिया. तो ये छोटा सा आपके सामने सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम का जो है वो एग्जाम्पल उसने दे दिया. This is an inaccurate and
scientific way of recording transaction where there is no linkage among the transaction or the available information. कोई भी लिंक भी आप डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, इनएक्यूरेसी बहुत ज्यादा है यहाँ. तो देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ रियल एंड पर्सनल अकाउंट. रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट का कोई रिकॉर्ड नहीं है. कैश बुक जो है वो मिक्सअप आपने कर दी. बिजनेस की ट्रांजेक्शन भी इसी में है और आपकी पर्सनल ट्रांजेक्शन भी इसी में ही. टाइप्स ऑफ सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम जो है ये हमारे पास 3 है, ठीक है. सबसे पहले प्योर सिंगल एंट्री. इन दिस नो इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑफ सेल, परचेजेस एंड कैश एंड बैंक बैलेंस. ओनली पर्सनल अकाउंट्स आर कंसिडर्ड. तो प्योर सिंगल एंट्री में आप पर्सनल अकाउंट्स को डिस्कस करेंगे. दिस मेथड कैन नॉट बी यूज इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड सिंस इट डजंट प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कैश और द डेली ट्रांजेक्शन. अब ये आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देगी रिगार्डिंग द कैश और डेली ट्रांजेक्शन. सिंपल सिंगल एंट्री क्या है? दिस अकाउंट इज कैप्ट ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम बट ओनली 2 अकाउंट्स आर कंसिडर्ड, पर्सनल एंड कैश अकाउंट. अब सिंपल सिंगल एंट्री में आपने पर्सनल एंड कैश अकाउंट को कंसिडर करना है, सिर्फ 2 अकाउंट्स को. एंट्रीज आर मेड ओनली फ्रॉम दीज अकाउंट एंड नो अदर अकाउंट इज कंसिडर्ड. क्वाज़ाई सिंगल एंट्री जो है थर्ड टाइप हमारी. इन दिस टाइप ऑफ अकाउंटिंग अपार्ट फ्रॉम द पर्सनल एंड कैश अकाउंट अदर सब्सिडरी अकाउंट्स आर आल्सो मेंटेन. पर्सनल अकाउंट और कैश अकाउंट के साथ साथ आप सब्सिडरी अकाउंट्स को भी देखेंगे. द मेन वन बीइंग sale, purchase account and bill books. Discount are also recorded in the personal accounts. Other vital information like wages, rent, salaries are also available. This method is adopted as a substitute to double entry accounting system. तो quasi single entry जो है वो किसी हद तक मिलता जुलता है double entry system के साथ. Differentiate between सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री बुक कीपिंग. अब यहाँ इसने डिफरेंस कुछ बता दिए हैं कि सिंगल एंट्री में और डबल एंट्री में क्या है. इसको देख लेते हैं. इट कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टम वेयर ओनली वन एक्सपेक्ट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन इज मेंटेन, ईदर डेबिट और क्रेडिट. ऑन द कंट्रेरी डबल मेथड अकाउंटिंग सिस्टम में आपने हर ट्रांजैक्शन का डुअल एस्पेक्ट देखना होगा. सिंगल एंट्री ट्रांजैक्शन जो वो सिंपल होती हैं, डिटेल नॉलेज की यहाँ आपको जरूरत नहीं है. अगर आपके पास अकाउंटेंसी की नॉलेज नहीं है तो तब भी चलेगा, लेकिन डबल एंट्री सिस्टम में एक्सपर्टीज आपको रिकॉर्ड होगी. अच्छा, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिंगल एंट्री के जो है इसको आप मेंटेन कर सकते हैं, जबकि डबल एंट्री में आपको कैप्चर करना पड़ेगा साइट्स को भी और रिकॉर्ड्स को भी. सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो कैश अकाउंट और पर्सनल अकाउंट को मेंटेन करता है, जबकि डबल एंट्री सिस्टम जो है वो हर तरह के अकाउंट्स को डील करते हैं, चाहे वो रिलेट करते हैं रियल अकाउंट के साथ, नॉमिनल अकाउंट के साथ और पर्सनल अकाउंट्स के साथ. अच्छा, अब यहाँ स्मॉल फर्म जो है क्योंकि इनके पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटी और रिसोर्सेज नहीं होते, इस वजह से सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम सूटेबल है यहाँ. लेकिन जो बड़ी कंपनीज हैं, बड़ी फर्म्स हैं, वहाँ डबल एंट्री सिस्टम ही जरूरी है. अच्छा, फ्रॉड और एरर जो है वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाते हैं अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम में, लेकिन सिंगल एंट्री में आप इसको फ्रॉड और एरर्स को जो आइडेंटिफाई और रिकॉर्ड उसको ट्रेस आउट नहीं कर सकते. अच्छा, अगर हम कंपेयर करें डबल एंट्री सिस्टम के साथ तो सिंगल एंट्री सिस्टम स्टैंडर्डाइज नहीं है, यूनिफॉर्मिटी भी नहीं है. डिफरेंट बिजनेसेस के डिफरेंट रूल्स होंगे, ठीक है, जो कि सेम मेथड भी यूज कर सकते हैं. ईच बिजनेस मेंटेन अकाउंट एज पर इट्स कन्वीनियंस एंड रिक्वायरमेंट. हर बिजनेस अपने ही तरीके से एंट्रीज को रिकॉर्ड कर रहा होगा. सिंगल एंट्री सिस्टम एडवांटेज वो आपको बता रहे हैं कि कुछ इसके एडवांटेज भी हैं. सबसे पहले है कि वो लोग जिनके पास फाइनेंस की या अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं होती वो इजीली इसको हैंडल कर सकते हैं. स्मॉल फर्म्स जो हैं वो सिंगल एंट्री सिस्टम को बगैर किसी प्रोफेशनल अकाउंटेंट या बुक कीपर को हायर किए हुए इसको यूज कर सकती हैं. सिंगल एंट्री अप्रोच जो है ये कॉम्प्लिकेटेड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत ही नहीं है, ठीक है. और यहाँ जो है फर्म जो है वो मेंटेन कर रही होती है और क्रिएट कर रही होती है सिंगल एंट्री सिस्टम सिंपल रिटन नोटबुक में या सिंपल सेपरेट शीट के अंदर. डिसएडवांटेज क्या है जी इसका डिसएडवांटेज ये है कि सिंगल एंट्री अकाउंटिंग प्रोवाइड इनसफिशिएंट रिकॉर्ड एंड इनसफिशिएंट कंट्रोल फॉर पब्लिक कंपनीज. तो जितनी पब्लिक कंपनीज हैं इनको आप ना तो कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड उनको दे सकते हैं, ना पर्टिकुलर कंट्रोल होगा इनका, ठीक है, और ना ही ये लोग अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट जो है करवा के पब्लिश करा सकेंगे. अच्छा, नॉर कैन इट बी it by itself give owners and manager crucial information for evaluating the company's financial position. और ना ही ये अपनी कंपनी के ओनर को, मैनेजर को फाइनेंशियल पोजीशन से रेलिवेंट जो है इंफॉर्मेशन वो भी नहीं दे पाएंगे. तो ये इसका डिसएडवांटेज है, क्योंकि प्रॉपर अकाउंट्स को आप रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे तो आप कैसे इसकी इंफॉर्मेशन दे पाएंगे. सिंगल एंट्री सिस्टम डोंट सपोर्ट एक्रूअल अकाउंटिंग. आपको पता है कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था अकाउंटिंग के 2 सिस्टम है, एक कैश बेसिस पे चलता है और दूसरा अक्रूअल बेसिस पे. अब ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम जो है ये आपका कैश बेसिस पे चलेगा, ठीक है, और जो आपका डबल एंट्री सिस्टम जो है वो आपका अक्रूअल अकाउंटिंग पे चल रहा होता है.
ठीक है। तो यहाँ अब आपको वो बता रहे हैं कि व्हेन द डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड कस्टमर पेमेंट कम एट डिफरेंट टाइम्स, फॉर इंस्टेंस accrual accounting provide mechanism for implementing the matching concept. Consequently, the firm recognized revenues and expense that brought them in the same accounting period. अगर डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम आप यूज करें तो सारे अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स को देखते हुए आपने अकाउंटिंग का डाटा रिकॉर्ड करना है, क्योंकि आप यहाँ पर्टिकुलर जो है वो कैश बेसिस के ऊपर ही आप चल रहे हैं, आपका सारा अकाउंटिंग का सिस्टम, तो फिर आप इन कॉन्सेप्ट को यूज नहीं कर रहे होंगे. इफ द वेंडर डिलीवरी एंड द कस्टमर पेमेंट फॉल इन डिफरेंट टाइम पीरियड, हाउएवर द सिंगल एंट्री सिस्टम हैज नो वे ऑफ मैचिंग द टू इवेंट्स. ठीक है, तो यहाँ सिंगल एंट्री सिस्टम में आपके पास जो है वो मैचिंग कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि आप दो इवेंट्स को मैच कर सकेंगे, वेंडर को डिलीवरी कब हुई है, कस्टमर ने पेमेंट कब दी है डिफरेंट टाइम्स में. इसी तरह सिंगल एंट्री सिस्टम देयरफॉर कैन प्रेजेंट अ मिसलीडिंग पिक्चर ऑफ अर्निंग फॉर ईदर पीरियड. तो ये एक मिसलीडिंग पिक्चर जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहा होता है. इन कंक्लूजन हम देख लेते हैं कि सिंगल एंट्री अकाउंटिंग इज इनएडिक्वेट फॉर पब्लिक कंपनीज. ठीक है, तो जितनी भी पब्लिक कंपनीज हैं उनमें सिंगल एंट्री अकाउंटिंग जो है वो इनएडिक्वेट है. दीज डिफिकल्टीज मेक इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट इफ नॉट इम्पॉसिबल to build a single entry system that conforms to GAAP requirement in most countries generally accepted accounting principle. This lack may not concern sole proprietorship, partnership, or small privately held corporation. For such firm, the accounting system must support only the tax and employment रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट. अब इसने कहा कि इस तरह की और भी बहुत सारी डिफिकल्टी हैं जिसमें आप गैप की रिक्वायरमेंट को भी बहुत सारी कंट्रीज के अंदर इम्पॉसिबल हो जाता है कि सिंगल एंट्री को ही यूज करते हुए हम इन तमाम रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें. It is nearly impossible to build a single entry system, however, that by itself support the reporting need of public corporation companies that sell shares of stock to the public. A single entry system, in fact, is inadequate for any firm that must report statement of income, financial position, retained earning और cash flow changes in फाइनेंशियल पोजीशन. तो ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर प्रॉपर अकाउंट्स को आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते और तमाम अकाउंट्स को आप डील नहीं कर रहे होते. इस वजह से आप ना तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकेंगे प्रॉपरली, जिसमें कि बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट है, रिटेन अर्निंग्स है, कैश फ्लोज हैं. ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी एक रीजन है सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम क्योंकि इनएडिक्वेट है फॉर दीज पब्लिक कंपनीज. अच्छा जी, देन है कैपिटल एंड प्रॉफिट डिटर्मिनेशन अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. तो इसने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बताई हुई है. ठीक है, इसमें ऑनर इक्विटी है एट दी एंड, ड्राइंग्स को ऐड कर दिया, लेस एडिशनल कैपिटल अगर है कोई वो कर देंगे, एडजस्टेड ऑनर इक्विटी एट दी एंड हम करेंगे, फिर इसमें से लेस कर देंगे ऑनर इक्विटी एट द बिगनिंग और फिर हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा फॉर द ईयर. ठीक है, तो यहाँ इसने आपको बताया हुआ है कि जी सिंगल एंट्री सिस्टम में हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे मेंटेन करते हैं. नेट वर्थ मेथड है, इट आल्सो कॉल्ड द स्टेटमेंट ऑफ फेयर मेथड और कैपिटल कंपैरिजन मेथड. ठीक है, इसको स्टेटमेंट ऑफ फेयर मेथड भी कहते हैं, कैपिटल कंपैरिजन मेथड भी कहते हैं. इस मेथड के मुताबिक प्रॉफिट और लॉस बिजनेसेस का जो है वो डिटरमिन किया जाता है by the comparison between the capital of two dates of the period. If there are other capital related items such as drawing, additional capital, interest on capital, etc. are to be adjusted to ascertain the amount of profit or loss. अगर कोई और भी capital relate करता है item के साथ, जिस तरह के drawings होगी, additional capital, interest on capital हो गया, तो उसको फिर आपको adjust करना पड़ेगा according to the amount of profit or loss. ओके जी, क्लास यहाँ तक कि हमारा चैप्टर था कंप्लीट हो गया. उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी. अगर कुछ ना भी क्लियर हो, एम्बिगियस हो, तो वो आप मेरे साथ जो सिलेक्टेड टाइम स्लॉट है हमारे लेक्चर की उसमें डिस्कस कीजिएगा. तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात करते हैं. तब तक अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक.